गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका क्लास 9 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है। वैसे कोरोना के समय एनसीईआरटी का जो बुक है उसके कुछ एक या दो जो टॉपिक हैं चैप्टर उसको हटा दिया गया है। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो उसमें से इंक्लूड है, वो चैप्टर आप देख सकते हैं। और ये इसमें बिहार का जो एनसीईआरटी का जो बुक चलता है वो भी इसमें मिलेगा आपको। उसमें जितना जितना टॉपिक डाला गया वो सारे फैक्ट्स इधर आपको दे दिया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा वो बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसमें इतना इम्पॉर्टेंट मतलब जो एनसीईआरटी का बुक है तो वो थोड़ा समझने का ज़रूरत है, और जो एनसीईआरटी का जो बुक रहेगा उसमें डायरेक्ट है कि वो पूरा फैक्ट से भरा हुआ है। तो हमको तो वो बुक ज़्यादा ही अच्छा लगा, और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में काम आता है तो ये भी अच्छा है। और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ट्रिपल DSSB हो गया, या क्लास 9-10 का जो TGT का एग्ज़ाम होता है, बिहार हो या फिर अन्य स्टेट का जहाँ पर एनसीईआरटी का जो किताब चलता है, तो वो सारा इसमें ये वाला टॉपिक पढ़ने से आपका पूरा हो जाएगा। ये मतलब ये टॉपिक पढ़ने से आपको वो बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन का युग। भारत में राजा राम मोहन राय थे। भारत में राजा राम मोहन रॉय जैसे मतलब जो व्यक्ति थे जो समाज का परिवर्तन चाहते थे, वो फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को उल्लेख किया था उन्होंने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस व्यक्ति ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। यहाँ पर रेडियो नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब यूरोप है तो वो ऐसा है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं तो अचानक समाज में जो परिवर्तन आता है तो उस आमूल समाज परिवर्तन कि समाज में अचानक परिवर्तन आ जाना उसके पक्ष में नहीं थे, मतलब उसके विरोध में थे। कुछ लोग रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी होता है कि कुछ ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में कुछ प्रथा होती है उसको फॉलो करते हैं, और जो लगता है उनको कि वो प्रथा सही है पर वो समाज के लिए सही नहीं होता है। कुछ उदारवादी थे और कुछ परिवर्तनवादी थे। यहाँ से परिवर्तनवादी से मतलब है कि वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। अगर समाज में कोई स्टीरियोटाइप सोच है, या फिर जो समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पर सही समाज के लिए सही नहीं हो, तो उसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादियों का था। अब देखिए समाज में कौन कौन से लोग थे। तो वहाँ पर थे, एक तो उदारवादी रहते थे, फिर रेडिकल थे और फिर रूढ़िवादी थे। तो एक समूह उदारवादियों का था। जो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादियों की सोच कैसे थी कि जितने भी लोग हैं समाज में उन सभी को बराबर का सम्मान मिले, और उनके जो धर्म हैं उनको भी अन्य लोगों के समान भी दर्जा मिले, मतलब सभी लोगों के धर्मों का सम्मान किया जाए। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। और जो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो थे, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन वो कौन से चर्च का समर्थन करते थे? तो कैथोलिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कौन से चर्च का समर्थन करती थी? तो वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। अब जो लिबरल जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो वंश आधारित शासक होते कि कोई राजा है तो उसकी अगर डेथ हो गई है तो उसकी जगह पर उसका बेटा ही राजा बनेगा, कोई और व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो वही इसी को बोलते हैं वंश आधारित शासन, कि उसके वंश का ही कोई व्यक्ति राजा बन सकता है। तो इसका विरोध करते थे उदारवादी। और सरकार की समझ व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पास दर और प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो यहाँ पर सत्ता होगा,
और अवसर के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित हो। वह एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर सरकार लोगों द्वारा डेमोक्रेसी और लोकतंत्र हो, लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी हुई हो और कोई भी सरकारी जो अफसर होता है उसके दबाव में आकर वहाँ पर वोट नहीं दिया जाए और न्यायपालिका द्वारा स्थापित हो। यहाँ पर न्यायपालिका का अर्थ जुडिशरी से है, जो न्याय का समर्थन करती हो। उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उदारवादी जैसे कि ऊपर में बोला गया कि उदारवादी जो समूह थे वो लोकतंत्र को मानते थे और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थन भी करते थे। लेकिन उदारवादियों का मानना था कि वोट का जो अधिकार है केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए। यहाँ पर एक फैक्ट है कि उदारवादी तो इतना कुछ मानते थे कि हाँ समाज में न्यायपालिका स्थापित हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, पर उनके अंदर एक था कि जो अधिकार हो, वोट का जो अधिकार दें तो वो वैसा ही व्यक्ति दे जिसके पास धन हो, संपत्ति हो, वो लोग ही वोट दे सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं दे सकते हैं। अब आ जाते हैं रेडिकलवाद की सोच क्या थी। रेडिकल समूह ऐसी आबादी के पक्ष में थे जो देश की बहुमत के समर्थन पर आधारित थी और इनमें बहुत सारे लोग महिला आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत इनकी जो सोच थी उदारवादियों से उल्टी थी। यह लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। मतलब जहाँ पर बोला गया है उदारवाद में कि वो जो वोट देगा तो कोई अमीर या फिर कोई संपत्तिधारी ही व्यक्ति देगा वोट, पर यहाँ पर रेडिकलवाद में उसी को उल्टा किया गया है कि वो उसकी बात को समर्थन नहीं किया है कि जमींदार और संपन्न उद्योगपति को अगर कोई विशेष प्रकार की अधिकार प्राप्त हो तो उसका विरोध करते थे। रेडिकलवादी उसके विरोधी थे। आपात संपत्ति के संकेंद्रण मतलब कि जो उद्योगपति थे या फिर जमींदार तो वो अपने जो संपत्ति है तो उसको जमा करके रखते थे। संकेंद्रण मतलब होता है जमा करना, तो वो चाहते थे कि वो अपनी संपत्ति को जमा नहीं करें, तो इसके भी विरोधी थे। ये तो हो गया रेडिकलवाद का। अब रूढ़िवाद का सोच देखते हैं। रूढ़िवादी लोग क्या सोचते थे। काम की घंटे और पालियाँ बहुत लंबी थी उस टाइम और मजदूर रूढ़िवादी लोग रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। अब जो मजदूर के मतलब रूढ़िवादी लोग थे वो उसमें अधिकतर मजदूर थे। अब वो लोग क्या था कि रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थन नहीं करता था, वो लोगों के खिलाफ था। फ्रांसीसी क्रांति के बीच इन लोगों में भी परिवर्तन आया। जब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बीच में इन लोगों का मन में भी परिवर्तन आया कि हाँ समाज में परिवर्तन होना चाहिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिकरण में औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया और काम की घंटी बहुत लंबी थी, मजदूर बहुत कम थे। औद्योगिकरण में हुआ क्या था कि सबको वहाँ पर जो व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है तो वो काम नहीं करेगा या फिर महिला है वो काम नहीं करेगी, तो सारे लोग वहाँ काम करते थे और जो काम के जो घंटे थे बहुत लंबा समय तक वो काम करते थे, कम से कम 8 या 12 घंटे ऐसा। तो उदारवादियों और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि रूस में ऐसा हाल था कि औद्योगिकरण मतलब उस टाइम बहुत उद्योग विकसित हो रहे थे और उस उद्योग को विकसित करने के लिए बहुत लोगों को उसमें काम करना पड़ा था। तो अब जो उदारवादी थे और रेडिकलवादी थे उनकी जो काम की जो लंबी पालियाँ थी उसको कम करने के लिए इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। अब जो कुछ लोग नेता होंगे जो उस राष्ट्रवाद को समर्थन करते थे वो चाहते थे कि ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जाए जहाँ पर सभी नागरिकों को वोट का समान अधिकार प्राप्त हो और जो समाज में जितने भी राइट्स हैं उनको वो प्राप्त हो, सभी को एक समान। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जिसमें मैजनी ने ही यह लक्ष्य प्राप्त किया था। तो इटली का राष्ट्रवादी कौन था, तो जोसेफ मैजनी। यहाँ पर मैजनी सिर्फ लिखा हुआ है पर वहाँ पर जोसेफ मैजनी होगा। यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे। सिंपल सा यहाँ पर समाजवाद का अर्थ होता है कि
सभी लोग एक साथ काम करेंगे। अब जितना भी उस काम से प्रॉफिट होगा या फिर मुनाफा होगा तो वह आपस में बांट लेंगे। और समाजवाद का एक और अर्थ होता है कि जो निजी जो संपत्ति होती है तो वह जमा नहीं कर सकते हैं और उस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है किसी भी संपत्ति का। तो बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो उद्योगपति हैं, ज़मींदार हैं, तो उनके पास संपत्ति है, लेकिन उनके पास संपत्ति आया कहाँ से? तो उस संपत्ति को जो उनको जितना प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कमाने मतलब बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का उनका पीछे हाथ होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है तो उत्पादन के पीछे कृषकों का हाथ है। तो व्यक्ति वह सिर्फ अपना फ़ायदा, तो यहाँ पर जो संपत्तिधारी व्यक्ति हैं तो वो लोग तो उसका फ़ायदा नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा से ही मतलब रहता है। तो बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपना फ़ायदा से ही मतलब रहता है, वह दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। तो समाजवाद का मानना था कि अगर जो संपत्ति है किसी की निजी संपत्ति, तो निजी संपत्ति पर बस उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, पूरे समाज का हक होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो समाज के जो हित होगा उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा कि आपस में लोग बांटेंगे सामान या फिर कुछ भी जो प्रॉफिट हुआ तो उससे समाज में और अच्छा प्रगति होगी और आपस में लघु उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे। इंग्लैंड का उद्योगपति, तो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का उद्योगपति कौन था? तो रॉबर्ट ओवन। 1771 से 1858 इंडियन अमेरिका में नया सबने न्यू हार्मनी नामक एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया था। तो अभी तक तो इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर अगर जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये आने का चांस ज़्यादा रहता है कि इंग्लैंड का कौन सा उद्योगपति था जिसने न्यू हार्मोनी एक नए तरह की समुदाय की रचना की कोशिश की थी? तो वो था रॉबर्ट ओवेन। फ्रांस का लुई ब्लॉक। तो लुई ब्लॉक कहाँ का था? तो लुई ब्लॉक फ्रांस का था। सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहता था। तो यहाँ पर है कि जो लुई ब्लॉक था वो एक तो फ्रांस का था और वो जो पूंजीवादी उद्योग की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहता था। पूंजीवादी में कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपना पूंजी लगाकर ही कोई फैक्ट्री की स्थापना करेगा, लेकिन लुई ब्लॉक चाहता था कि वो सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे, मतलब सामूहिक तौर पर कोई व्यक्ति नहीं, समूह का सभी व्यक्ति मिलकर एक फैक्ट्री की स्थापना करें जिससे समाज के सभी लोगों की भलाई हो सके। वह कोऑपरेटिव ऐसे जिसको हम लोग बोलते कोऑपरेटिव, ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ बनाते थे वो लोग, और जितना भी मतलब वो लोग जो चीज़ बनाता था तो जितना भी उनका फ़ायदा होता था उस चीज़ को बनाने में वो लोग आपस में उसका प्रॉफिट होता था, जितनी भी कमाई होती थी वो आपस में बांट लेते थे। पहले विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय खंड, अब तो कोई भी अगर युद्ध हो तो वो एक ही पक्ष तो नहीं लड़ेगा, उस युद्ध को लड़ने के लिए कोई दूसरा पक्ष भी होगा। तो दो खंडों के बीच युद्ध हुआ था। तो पहले खेमे में कौन था? तो जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, जिसको हम लोग केंद्र शक्ति बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि केंद्र शक्ति में कौन कौन से देश। तो पहले खेमे में कौन था जिसको हम लोग केंद्र शक्ति बोलते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। दूसरे खेमे में मतलब दूसरे तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी घुस गया, तो ज्वाइन कर लिया।
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से हुई थी? तो 1914 से 1918, और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी थी। अब रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। और रूस के राष्ट्रपति को जार, राष्ट्रपति या फिर शासक, रूस के शासक को बोला जाता है जार। अब अचार वाला जार नहीं, वो जार बोला ही जाता था। रास्पुतिन, रास्पुतिन कौन था? तो एक सन्यासी था जो राजशाहियों को अलोकप्रिय, यहाँ पर आलोकप्रिय हो गया है बट यहाँ पर अलोकप्रिय होगा, टाइपिंग मिस्टेक, फिर से बना दिया था। 1914 से 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूस की जो सेना थी वो कहाँ हार गया? जाके जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में जाके वो हार गया और हार का सामना करना पड़ा। और बाल्टिक समुद्र, जिसे रास्ते में विदेशी औद्योगिक सामान, मतलब जो बाल्टिक समुद्र था, बाल्टिक समुद्र के रास्ते ही विदेशी सामान आता था और उस पर भी अब जर्मनी का कब्जा हो गया। अब जो एक ही रास्ता जो बचा हुआ था, अब उस पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया। और शाही रूसी सेना को रूसी स्ट्रीम, अब जो शाही रूसी सेना थी, जो स्पेशल, जो सिर्फ राजा या फिर वहाँ के जो शासक होते थे उसके लिए वो काम करते थे, उसको बोलते थे शाही रूसी सेना, उसको बोला जाता था स्ट्रीम रोलर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि स्टीम रोलर का अर्थ क्या है, या फिर स्ट्रीम, अर्थ तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये हिंदी नहीं है। तो स्ट्रीम रोलर का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रीम रोलर का मतलब होता है रूसी शाही सेना, और दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र सेना थी। अब ये जो रूस का जो सेना था वो बहुत बड़ा, दुनिया का जो जितना भी सबसे बड़ा वाला सेना था। बड़ा मतलब कि आकार या फिर वो सेना बड़ी नहीं थी, बल्कि उसके जो नंबर ऑफ सेना वो बड़ी थी। अब यहाँ पर आ गया पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेत्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। – 1917 की सर्दियों में राजधानी थी पित्रुगद्रा। यहाँ पर पित्रुगद्रा हो गया, पर यहाँ पर होगा पेत्रगाद्रा। बहुत उसकी जो हालत थी बहुत ख़राब थी। अब मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ थे? तो नेवा नदी, एक नेवा नदी था, जैसे भारत में गंगा नदी है तो उधर था नेवा नदी, तो नेवा नदी के दाएं तरफ था। जो मजदूर लोग रहता था नेवा नदी का दाएं तरफ, और जो फैशनेबल इलाके जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते थे तो वो था बाएं तरफ। और विंटर पैलेस, जो विंटर पैलेस क्या था? एक सरकारी इमारत था, तो वो भी नेवा नदी के बाएं तरफ ही रहता था, और जिस पर पहले ड्यूमा की बैठक होती थी। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाने के पदार्थ को लेकर भारी कमी हुई और भीषण बर्फबारी भी हुई थी। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया। अब जब कोई भी देश हो वहाँ पर जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा या फिर वहाँ का जो खाद्य पदार्थ खत्म हो जाएगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो विद्रोह करेंगे ही। तो 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया। और संकट की आशंका को देखते हुए सबसे पहले क्या कांड होता है कि कोई भी देश में अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले वहाँ का प्रधानमंत्री हो वो निकल लेता है वहाँ से। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वहाँ से निकल लिया। सैनिक टिकरुकों को इकट्ठा करके शहर में बाहर चले गए, क्योंकि उसको तो आशंका था कि बहुत सारे लोग आके कहीं फिर हमको ही ना निपटा दे। तो वही स्थिति में वो वहाँ से निकल लिया। 8 मार्च 1917 को फरवरी की क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि फरवरी की क्रांति कब हुई? तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। उससे पहले 25 फरवरी 1917 को सरकार ने, यहाँ पर डूमा लिखा हुआ है पर यहाँ पर ड्यूमा होगा। ड्यूमा था क्या? तो जो रूस का जो सांसद था तो उसको बोलते थे ड्यूमा, ये होगा। आठ मार्च 1917 को फरवरी की क्रांति हुई थी। उससे पहले 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। वहाँ की जो संसद को बर्खास्त कर दिया गया। और 26 तारीख को नेवा नदी के बाएं तरफ कौन था? तो जो फैशनेबल इलाके थे जिसमें अमीर लोग रहते थे उसको बाएं तरफ था, और दाएं तरफ रहते थे वही मजदूर लोग,
उन्होंने पुलिस का जो मुख्यालय पर हमला करके तहस नहस कर दिया और रोटी तनख्वाह कम और काम की जो घंटी थी उसको बहुत अधिक थी, उसको कम करने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों को नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गए। तो अभी तक कहानी यहाँ तक पहुँची कि रूस का हालत ऐसा था। अब बोल्शेविकों का नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक मतलब बहुत सारे लोग, उसका नेता था लेनिन। और बहुत कम लोगों जिसको मोनेस्विकों का नेता आपको नीचे देखने को मिलेगा। स्टालिनवाद और सामूहिकरण, यहाँ पर स्टालिन है पर यहाँ पर स्टालिन होगा, स्टालिनवाद। जैसे कि आप लोग ऊपर देखें कि रूस में जो विद्रोह हुआ उसके चलते वहाँ का जो चांसलर था, ऐसे तो चांसलर बोलेंगे, वो भाग निकला। अब वहाँ का जो नेता था बोल्शेविकों का नेता, उसको बोलते हैं लेनिन। अब लेनिन की मृत्यु के बाद अब उसको संभाला कौन? तो स्टालिन। नियोजित अर्थव्यवस्था, स्टालिनवाद है क्या? तो नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से जुड़ा हुआ था। अब खेती का सामूहिकरण क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कोई देश में, तो जिनका खेत अलग अलग होता है, पर जो स्टालिनवाद था, जो स्टालिन था, वो क्या कहता था कि लोगों को सामूहिक खेती करने को बढ़ावा दिया गया था। अब 1927 से 1928 के आपस में रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हुआ और जो ये संकट को ख़त्म करने के लिए स्टालिनवाद जो लेनिन की जगह लिया था वो क्या किया कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया ताकि सामूहिक खेती से पैदावार अधिक हो सके और लोगों को जो अनाज का संकट है वो ख़त्म हो सके। अनाज की कीमत तय कर दी गई थी कि इतने में ही, जैसे कि एक बार वो अलादीन खिलजी था, वो भी अपने टाइम में अनाज का जो कीमत था वो तय किया था, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की जो समस्या हो या अनाज हो ही ना, फिर भी वो अनाज उतने ही पैसे में बिकता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो अनाज की कीमत थी वो तय कर दी गई, चाहे कि देश में कोई भी स्थिति हो पर उतने ही कीमत पर वह अनाज मिलेगा। लेनिन के बाद पार्टी का कमान संभाल रहे स्टालिन। जैसे कि हम बताएं कि लेनिन के बाद पार्टी का कमान कौन संभाला था? स्टालिन ने स्थिति को निपटने के लिए बड़ा बड़ा कदम उठाया। तो क्या क्या कदम उठाया? वो सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त किया। मतलब बहुत सारे व्यापारी क्या करते थे कि अपने पास अनाज को रख लेते थे और वो सोचते थे कि उसका जो प्राइस है, वो दाम है, वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर हम उसको निकालेंगे और बेचेंगे। तो वो जो जितने भी अनाज थे व्यापारियों के पास, उसको जब्त किया गया, अनाज को जमा किया गया। कुलक मतलब क्या होता है यहाँ पर? कुलक, रूस में जो संपन्न किसान थे जिनके पास संपत्ति थी उसको बोलते थे कुलक। कोल खोज एक और वर्ड है, कोल खोज। ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कोल खोज मतलब क्या होता है। कोल खोज मतलब सामूहिक खेती, जो सभी मिलकर जो समूह में खेती होता था एक साथ बहुत सारे लोगों को, उसको बोलते थे कोल खोज। यहाँ है लेनिन की अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस में 3 मांगे थी। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में कौन कौन सी मांग थी। तो पहली मांग थी कि युद्ध, यहाँ पर युद्ध है पर यहाँ पर होगा युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि सारी ज़मीनों को किसानों के हवाले किए जाए, मतलब जितना भी ज़मीन था वो किसानों को दे दिया जाए। और तीसरी मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, थर्ड मांग। तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन रिपीटेड हो तो ये आ जाए। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको निश्चित तौर पर ये काम आने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर DSSP हो या फिर जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला फैक्ट है। तो सबसे पहले समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? तो रॉबर्ट ओवन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने किया।
कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। तो क्वेश्चन यहाँ रहता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर दास कैपिटल किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। रूस के शासक को यहाँ पर यर है, पर यहाँ पर होगा जार कहा जाता था। जैसे कि यहाँ पर दिया गया जारशाही व्यवस्था 2 मार्च 1917 को समाप्त हो गई। तो क्वेश्चन है कि जो जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी, तो 2 मार्च 1917 को। कैसे, तो फरवरी की क्रांति हुई थी। बोल्शेविक का नेता था लेनिन, यहाँ पर लेकिन है बट यहाँ पर होगा लेनिन। और चेका क्या था, चेका एक संगठन था, पुलिस का संगठन था। रूस में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, तो रूस में सर्वाधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्लाव लोग ही रहते थे। 16 अप्रैल 1917 में रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया, जिसे हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जान लेते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल थीसिस कौन लिखा है, तो लेनिन लिखा था, उसका ही था अप्रैल थीसिस, जिसमें से 3 प्रकार की मांगें पूरी की गई थी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और जितने भी जो ज़मीन है वो सब किसानों को दे दिया जाए। आधुनिक रूस का निर्माता कौन था, तो स्टालिन था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाएगा आपका बिहार का जो बुक है SCERT, उसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये फैक्ट नहीं है, वो पूरी तरह से वो बुक को छान कर ही हम निकाले हैं। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट है आपको सब इधर ही मिलेगा। स्टेज साइमन, यहाँ पर स्टेज साइमन है, पर यहाँ पर होगा सेंट साइमन। सेंट साइमन को यूरोपियन समाजवादी कहा जाता था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता था। यूरोपियन समाजवादी कैसे कि ये थोड़ा रूढ़िवादी था, और जो पुरानी सोच के तौर पर इसको यूरोपियन समाजवादी कहा जाता था। यूरोपियन विचारक चार्ल्स फायर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी थे। उनका विचार था कि श्रमिकों को छोटे छोटे नगरों ये नहीं होगा ये में काम करना चाहिए। फ्रांसीसी यूरोपियन विचारकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। अब जितने भी फ्रांसीसी विचारक हैं उसमें से एक ही ओनली 1 पर्सन जिसने राजनीति में हिस्सा लिया था। कौन था वह महान व्यक्ति, तो लुई ब्लॉक। और इसका एक बुक भी लिखा है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, बुक का नाम। और कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात हुआ था फ्रेडरिक एगल्स यहाँ पर फ्रेडरिक होगा, फ्रेडरिक एगल्स से हुई थी। कहाँ पर, तो पेरिस में हुआ था। एगल से पेरिस में हुई थी। मार्क्स ने एगल के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। किसको आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ पर 181 से लिखा हुआ है, पर 187 होगा। एक कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। तो दास कैपिटल कब लिखा था, तो 1867 1867। कार्ल मार्क्स के 5 चरण, यहाँ पर द्विनात्मक होगा, द्विनात्मक। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलत हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
1864 में कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की और कब की। तो 1864 में कार्ल मार्क्स ने की। और कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो नारा यह आ सकता है कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। 14 जुलाई 1889 1889। देखिएगा मेरी हिंदी थोड़ा इधर कमज़ोर है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पहला वाला तो हुआ था 1864 में और दूसरा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 14 जुलाई 1889 में। 1 मई 1890 को क्या हुआ था? 1 मई 1890 को सारे यूरोप, अमेरिका को जितना भी मजदूर था सब हड़ताल पे चला गया और 1 मई को मनाया गया इंटरनेशनल मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि वहाँ पर अमेरिका में जो जितने भी मजदूर थे वो लोग हड़ताल कर दिया था और वही हड़ताल को हुआ था 1 मई को, तो उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1861 अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि कर समाप्त कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि कर कब समाप्त किया था? तो 1861 को। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखनोव। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखनोव था जो जारशाही की निरंकुशता को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। साम्यवादी, यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था हो या समाजवादी दोनों एक ही है। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला दल मोन्शेविक कहलाया। 1975 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो किसके द्वारा सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था? तो हमारे जो 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। और लेनिन जो था एक नारा दिया था, नारा था भूमि, शांति और रोटी। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। ट्रॉट्स्की ने विशाल सेना का गठन किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विशाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। चेका क्या था? तो चेका, यहाँ पर पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर होगा चेका। तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है पूरा चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमको मेहनत लगता है। ये रहा पूरा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि देखकर फिर निकल लेते हैं। थैंक यू।